अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। कौमी सलामती का मामला अहम और हसास है, लेकिन अपोजिशन ने इस मामले पर मुखालिफत करने की ठान ली है। पहले ऑपरेशन विजन अज़्म इस्तेहकाम पर अपोजिशन की भरपूर मुखालिफत सामने आई। अब दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात के पेश नज़र हुकूमत ने हसास इदारे को शहरियों के फ़ोन टैप करने की इजाज़त दी है, तो इसके बाद तहरीक इंसाफ इसकी भी मुखालिफत करती दिखाई दे रही है। खबर के नोटिफिकेशन के मुताबिक ISI को फ़ोन रिकॉर्ड करने की इजाज़त पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 1996 की दफ़ा 54 के तहत दी गई है। ISI किसी भी टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम की रिकॉर्डिंग कर सकेगी। नोटिफिकेशन के जरिए कॉल रिकॉर्डिंग के साथ मैसेजेस और कॉल ट्रेस करने का इख्तियार भी दे दिया गया है। वज़ीर आज़म की मंजूरी से ISI के ग्रेड 18 या इससे ऊपर के अफसरान को यह इख्तियार दिया गया है। एलाविया के मुताबिक मोबाइल कॉल, व्हाट्सएप कॉल, मैसेजेस और दीगर एप्लीकेशंस की रिकॉर्डिंग की जा सकेगी। अब हुकूमत ने यह कदम कौमी सलामत से उठाया है। देखा जाए तो इससे पहले मुल्क में फ़ोन टैप करने के हवाले से यह बहस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी छिड़ी थी कि फ़ोन टैप करना कानूनी है या नहीं। या ये वाज़ेह है कि 30 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे और बुशरा बीबी ऑडियो लीक्स केस के फैसले के हुक्मनामे में लिखा था कि कानून के मुताबिक शहरियों की किसी किस्म की सर्वेलेंस गैर कानूनी अमल है। सिस्टम के जरिए चाक शहरियों की सर्वेलेंस की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर है। वज़ीर आज़म और काबीना इस सर्वेलेंस के इज्तमाई और इनफरादी तौर पर जिम्मेदार हैं। अदालती हुक्मनामे में कहा गया था कि अदालत उम्मीद करती है कि वज़ीर आज़म इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट तलब करके मामला काबीना के सामने रखेंगे। वज़ीर आज़म लॉफुल मैनेजमेंट सिस्टम से मुतालिक 6 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा कराने के पाबंद होंगे। वज़ीर आज़म बताएं कि क्या कानून और आइन के बरखिलाफ शहरियों की सर्वेलेंस जारी है। हुक्मनामे में मजीद कहा गया कि वज़ीर आज़म बताए कि लॉफुल इंटरसेप्शन मैनेजमेंट सिस्टम की तनसीब और मैस सर्वेलेंस का जिम्मेदार कौन है। वज़ीर आज़म बताए कि सर्वेलेंस सिस्टम का इंचार्ज कौन है जो शहरियों की प्राइवेसी को मुतासर कर रहा है। तमाम टेलीकॉम कंपनी लॉफुल इंटरसेप्शन मैनेजमेंट सिस्टम से मुतालिक अपनी रिपोर्ट्स 5 जुलाई तक जमा कराएं। अब अगर हुकूमत ने फ़ोन टैपिंग के मामले पर अबहाम दूर करने की कोशिश की और हसास इदारे के ग्रेड 18 के अफसर को टैपिंग करने की इजाज़त दी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ रिकॉर्ड पर होगा। कॉल रिकॉर्ड करने वाला कौन है? पहले तो यही पता नहीं लगता था कि ऑडियो किसने रिकॉर्ड की और क्यों रिकॉर्ड की, लेकिन अब ग्रेड 18 का अफसर तमाम टैपिंग का जिम्मेदार तस्वुर होगा। और अगर किसी की गैर ज़रूरी रिकॉर्डिंग होगी तो जिसकी रिकॉर्डिंग हो रही है अदालत से इस मामले पर रुजू कर सकेगा। यानी देखा जाए तो हुकूमत टैपिंग के मामले में एक तरह का चेक एंड बैलेंस रखने के लिए इकदाम भी उठा रही है। दुनिया के बड़े बड़े ममालिक में भी एलानिया गैर एलानिया तौर पर शहरियों की कॉल टैप होती है। अगर गैर एलानिया तौर पर बात की जाए तो विकी लीक्स में ये इंकशाफ हुआ था कि अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA और फिर नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने भी शहरियों की थी, कॉल रिकॉर्डिंग थी, मैसेजेस तक जो है वो रिकॉर्ड किए गए थे, उनका डेटा था। इवन ये कि स्मार्ट LEDs जो हैं उनको भी रिकॉर्ड किया जा सकता है, सुना जा सकता था। भारत में भी कॉल टैप करने की कानूनी इजाज़त है। भारत के साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने भी अपने दौरे हुकूमत में कौमी सलामती के नुक्ते नज़र से फ़ोन टैपिंग को कानूनी करार दिया था और उनके दौर में कई भारतीय सनतकारों की कॉल टैप की गई थी। अब देखना तो ये भी ना कि मनमोहन सिंह के ज़माने में ये जो कानूनी करार दिया गया उसके बाद जो सनतकारों की फ़ोन टैपिंग हुई, इसकी वजह क्या थी? होना तो यही चाहिए ना कि नेशनल सिक्योरिटी एम्बेट के अंदर कोई दहशतगर्दों की कॉल्स को इंटरसेप्ट किया जाए, जो कौमी सलामती से मुतसादिम मामलात हों उनको इंटरसेप्ट किया जाए। अब जहाँ जहाँ लीगलाइज है या इलीगल है, कानूनी है या गैर कानूनी है, किस मामले को लेकर टैपिंग होती है? हमारे यहाँ जो सिक्योरिटी इशू है ये बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन कोई भी कानून उसका पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल भी शुरू हो जाता है। इसीलिए अब की जो अपोजिशन है वो इस हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रही है कि हुकूमत ने जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के हाथ मजबूत किए या ISI को फ़ोन टैप करने की इजाज़त दी है, तो अल्टीमेटली कल को हुकूमत के अपने गले का तौक ये मामला बन जाएगा और ये नोटिफिकेशन खुद हुकूमत के आगे आन खड़ा होगा। अपोजिशन तहरीक इंसाफ अपोजिशन लीडर क्या कह रहे हैं, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूँ। 47 के PM शहबाज शरीफ अपना ब्लेड लेके अपनी शारागाज काटी है। फांसी के फट्टे पे चढ़ के इन्होंने फंदा अपने गले पे डाला है और उन्होंने ये डिसाइड किया, ये टांग लगा दी अपने आप को फांसी देने के लिए। ये बात याद रखिएगा कि यही वो काला कानून होगा जिसके जरिए ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, ये सारे के सारे लोग आपको फिर इन अदालतों में घूमते फिरते आएंगे और जेल में बैठे होंगे। अब तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के इस इक़दाम को अदालत में चैलेंज करना का भी ऐलान किया, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बानी PTI माजी में ये खुद कह चुके हैं कि एजेंसीज़ को फ़ोन टैप करनी चाहिए और एजेंसीज़ अगर उनका फ़ोन भी टैप करें तो उन्हें इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा।
लेकिन अब तहरीक इंसाफ एजेंसी के फ़ोन टैप करने की मुखालिफत कर रही है। यानी जब आप हुकूमत में होते हैं आपको हर इकदाम अच्छा लगता है। जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी तो उस वक्त खुद बानी पीटीआई, उस वक्त की वज़ीर आज़म, उनको फ़ोन टैपिंग इलीगल नहीं लगती थी। लेकिन फिर अचानक ये हुआ कि हुकूमत चली गई, नई हुकूमत आई, फिर फ़ोन टैप करने पर एतराज़ शुरू हुआ। बुशरा बीबी की कॉल रिकॉर्डिंग का मामला सामने आया, शीरी मज़ारी ने यह मामला उठाया। जो बानी पीटीआई की अपनी फ़ोन कॉल्स इंटरसेप्ट करने का मामला सामने आया तो फिर यकायक वही मामला गलत लगने लगा, वही भारी पड़ने लगा। और आज ऑपोजिशन, जिस वक्त हुकूमत ये इसको लीगल कवर दे रही है, तो ऑपोजिशन को फिर एक झटका सा लाहक हो गया है कि फिर कोई फ़ोन टैप होंगे, रिकॉर्डिंग्स होंगी, फिर सियासी तौर पर नुकसान पहुँचेगा। अब ये सारा मामला पॉलिटिकल हो गया है। और शायद पॉलिटिकल होने की एक बड़ी वजह यह भी है कि बजरिया सर्कुलेशन जब आप कैबिनेट के से ये मंजूरी करा लेते हैं और उसमें कोई डिबेट और डिस्कशन नहीं होती तो फिर भी कई तहफ़्फ़ुज़ात जन्म लेते हैं। फिर इस तरह के हसास मामलात के ऊपर अगर ये मामला पार्लियामान के फोरम पर टेबल किया जाए, वहाँ पर डिबेट हो, अपोजिशन भी डिबेट करे, प्रोपोजिशन हुकूमत भी डिबेट कर रही हो और डिबेट का कल्चर फ़रोग़ पाए और सारे प्रोज एंड कॉन्स के साथ किसी चीज़ को मंजूर किया जाए, तो वो बात एक अलग है। यानी डिबेट कल्चर के साथ और पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम के अंदर डिबेट कल्चर होता है। इस सारे मामले के ऊपर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा रुहेल असगर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम रुहेल असगर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन किया जिसमें पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के 1996 में सेक्शन 54 के तहत जो फ़ोन टैपिंग है वो लीगलाइज कर दी है कि ISI का ग्रेड 18 या उससे ऊपर का अफसर जो है वो फ़ोन टैप कर सकता है। अब आप जो अपोजिशन मौजूद है तहरीक इंसाफ में, वो ये कह रही है कि हुकूमत ने अपने गले में फंदा डाल लिया है। यानी ये जो काम किया है कल को हुकूमत के अपने सामने खड़ा होगा, यानी हुकूमत खुद इससे बच नहीं पाएगी। जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स ऐसा कर रहे हैं मुस्तकबिल में वो भुगतेंगे भी। तो क्या ये तासुर दुरुस्त है रुहेल असगर साहब? मैं इस बारे में कुछ बेहतर तौर पे तो कोई अपनी राय नहीं दे सकता। क्यों किया गया, ये बड़ा एक अहम सवाल है। और अगर इसको आप ये नेगेटिव लें या अपने इस तरह लें कि इस किस्म की बातें करने के बाद, अगर वो सारा कुछ रिकॉर्ड करने के बाद वो आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है, और फिर उसका ये है कि कहीं आपकी कन्वर्सेशन जो है लीक भी कर सकती है, और कई ऐसी जगह जहाँ पे आपकी वो पर्सनल रह गई नहीं कुछ आपके पास। तो मेरे ख्याल में इस पे देखना पड़ेगा, मुझे इसको बड़ा मिन्यूटली स्टडी करना पड़ेगा कि आखिरकार ये क्यों ऐसी वजह पेश आई कि आप अपने मामलात को किसी दूसरे के हाथ में दे दें। तो मेरे ख्याल में बात तो ठीक है कि कल को आपके लिए आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती है। जी देखिए, आज अदालतें ऑलरेडी सवाल उठा रही हैं फ़ोन टैपिंग के ऊपर। जस्टिस बाबर सत्तार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की अदालत में नजमुस साकिब और बुशरा बीबी की फ़ोन टैपिंग से मुतालिक जो केस है वो ज़ेरे समात रहा, उसका तहरीरी ऑर्डर सामने आया, सवाल होते रहे। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, इस पर्सपेक्टिव में आप इसको कैसे देखते हैं कि ज़ाहिर है जुडिशली भी और जो है वो इस पर ऑलरेडी सवाल उठा रही है और इसको जो जुडिशल कवर है वो भी हासिल नहीं है। तो आपको लगता है कि ये मामला अदालत में विदस्टैंड कर सकेगा जब कोई मुखालिफ फरीक लेके जाएगा इसको कोर्ट में, तो कोर्ट में भी ये विदस्टैंड कर सकेगा वफाकी काबीना का ये नोटिफिकेशन? इसमें दो चीजें मैंने आपको, एक तो आपकी प्राइवेसी खत्म हो गई ना, अगर आपने लीगल कर दिया कि आप टैप कर सकते हैं तो उसकी आपकी प्राइवेसी खत्म हो गई। और दूसरी तरफ ये भी है कि अगर आप कोई ऐसी बात जिससे कि स्टेट को नुकसान पहुंचता है और उसको टैप कर लेते हैं या उसको आप ट्रेस कर लेते हैं, वो स्टेट के हक में बेहतर होगा, लेकिन फिर आपको प्राइवेसी नहीं रहेगी। मतलब आप अगर बात करते हैं किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, तो जब लीगलाइज हो गया तो फिर मेरे ख्याल में फिर बात करना तो खतरा ही है ना, आप किसी किस्म को भी कर नहीं सकते। और ये तो हर पहले भी होता था, टैप होता था, लेकिन उस वक्त क्योंकि गैर आईनी और गैर कानूनी था, इसलिए वो चैलेंज हो जाता था। अगर आप इसको लीगल कर देते हैं तो कोर्ट कैसे इसका फैसला देती है, किस तरह इसको टेकअप करती है, तो वक्त आएगा तो पता चलेगा। आप ये कह रहे होता तो पहले भी था, लेकिन फ़र्क ये है कि अब उसको एक कवर मिल गया है कि वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी है।
तो इस हवाले से लीगलाइज हो गया है। देखिए ना, फ़ोन टैपिंग तो जाहिर है उसकी होगी, और एक आम आदमी को क्या फ़र्क पड़ेगा फ़ोन टैपिंग से? तो आप जैसे किसी सीनियर सियासतदान को ही होगा ना, या हुकूमतों को मसला होगा, या पॉलिटिकल फिगर्स को प्रॉब्लम होगा कि उनकी कॉल रिकॉर्डिंग जिसमें कोई बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं वो टैप हो गई है और जिससे उसको कोई नुकसान पहुंचे। तो इसमें सियासी अंसर भी तो मौजूद है कि पॉलिटिकल फिगर्स को ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। ये सबके लिए होगा, बिजनेसमैन के लिए भी होगा, आपके ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी होगा, सबके लिए होगा, एस्टैब्लिशमेंट के लिए होगा। आगे तो जो होता था वो इलीगल होता था, तो ये तो लीगली फिर टैप करेंगे आप लोगों को, जिसको चाहे कर लेंगे। अगर किसी बड़े सरमायाकार को आपने चेक करना है तो आप बड़े सरमायाकार को भी टैप कर सकते हैं, उसकी बातें भी नोट कर सकते हैं, तो प्राइवेसी नहीं है और बड़ा नुकसान होगा ये। अच्छा, इन दिनों एक चीज़ जो बड़े फ्रीक्वेंटली हो रही है शेख साहब, वो ये है कि हम ये सुनते हैं कि बजरिया सर्कुलेशन कोई समरी काबीना से मंजूर करा ली गई। सर्कुलेशन का मतलब ये है कि कोई काबीना का इजलास नहीं बुलाया, उस पर कोई डिबेट नहीं हुई, कोई डिस्कशन नहीं हुई, आपने भेजा और भेज के अप्रूवल ले ली। तो ये बजरिया सर्कुलेशन कराने में भी तो कबाहत है ना, कि जो डिबेट का कल्चर है वो नहीं रहता है, और फिर अपोनेंट्स भी इसके ऊपर सवाल उठाते हैं कि आप कोई ऐसी चीज़ करने जा रहे हैं, आप पार्लियामान के अंदर ले आए, उसके ऊपर डिबेट और डिस्कशन हो, और वहाँ से ऑपोजिशन भी अपनी भड़ास निकाल ले, जो कहना है कह ले, सारे कंसर्न्स को एड्रेस करने के बाद आप कोई काम कर लें ऐसा। देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं कि आप जो कैबिनेट की बात कर रहे हैं, कैबिनेट क्योंकि हुकूमत है, और अगर वज़ीर आज़म साहब कोई ऐसा काम कर रहे हैं तो वो मेरे ख्याल में कैबिनेट में कोई, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा कैबिनेट मेंबर होगा जो उस पर ऑब्जेक्ट करेगा। और ऑब्जेक्शन अगर करनी होती तो अगर आप सर्कुलेटर करते हैं तो कोई भी अगर वजीर अगर नहीं करना चाहता, दस्तखत नहीं करना चाहता, ना करे, लेकिन इतना होता नहीं, होगा नहीं। हाँ, ये जो बात है ना आपकी पार्लियामेंट में डिस्कशन करने वाली, वो बात ठीक है, उस पर एक सेहत हासिल गुफ्तगू होनी चाहिए, और उस पर बहुत बहुत शुक्रिया। बिजली के निर्खों में आए रोज इजाफा आवाम को हर रोज 440 वोल्ट के झटके लगा रहा है। अब नौबत यहां तक आन पहुंची है कि गरीब आदमी का बिल उसकी आमदन से तजावुज कर रहा है। बिजली की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से आवाम का सख्त रद्दअमल देखने में आ रहा है, और यही वजह है कि हुकूमत के लिए भी बिजली की कीमतों को बढ़ाना एक चैलेंज बन गया है। हुकूमत पर भी दबाव बढ़ रहा है। शायद ये दबाव ही है जिसकी वजह से हुकूमत ने 200 यूनिट्स वाले बिजली सारिफिन की बिजली की कीमत बढ़ाने का फैसला वापस ले लिया है। ये एक जुज़ वक्ती रिलीफ अगर कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने माहाना 200 यूनिट तक वाले सारिफिन को रिलीफ देने का फैसला नेपरा को भिजवा दिया है। काबीना के फैसले के मुताबिक माहाना 200 यूनिट वाले सारिफिन 3 माह के लिए टैरिफ में इजाफे से मुस्तस्ना होंगे। इतलाक 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सारिफिन के लिए होगा। जुलाई से सितंबर 2024 तक 200 यूनिट वाले सारिफिन को टैरिफ में इजाफे से इस्तिस्ना दिया गया है। माहाना 200 तक के लिए 1 अक्टूबर 2024 से बिजली के टैरिफ में इजाफे का इत्तलाक होगा। यानी अभी जो टैरिफ्स बढ़ाए, बेस टैरिफ बढ़ेगा तो 1 अक्टूबर से ये इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन इससे पहले ही जिस अंदाज में बिजली के औसत बिल भेजे गए लोगों को आवाम की चीखें निकल गई, और जो ये प्रोरेक्टा बिलिंग शुरू की गई जिसके अंदर आप एवरेज निकाल के और फिर बिल देते हैं, उससे जो प्रोटेक्टेड सारिफिन थे उनको भी दोगुना बिजली के बिल आए। लाइनें कितार लोग खड़े हुए अपने बिजली के बिलों के अंदर तस्हीह कराने के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब जिनके साथ ये नाइंसाफ़ी हो गई है, जुल्म हो गया है, उनके लिए हुकूमत के पास चारागरी करने को क्या है, हुकूमत के पास बताने को क्या है कि वो जो जिनको प्रोटेक्टेड कहा गया था उनके बिलों में 2 गुना इजाफा क्यों हो गया है। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत अब सोलर स्कीम यानी रोशन घराना स्कीम शुरू कर रही है, जिसमें सोलर पैनल्स दिए जा रहे हैं, और बताया जा रहा है कि 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफिन को हुकूमत की जानिब से सोलर पैनल्स दिए जाएंगे। 90% रकम जो है वो सरकार अदा करेगी, 10% जो है वो जो रेसिपिएंट है या जो कंज्यूमर है उसको अदा करने पड़ेंगे। इस हवाले से सूबाई वज़ीर इत्तलात क्या कहती हैं, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। पंजाब के अंदर अब चीफ मिनिस्टर साहिबा ने सोलर प्रोग्राम है रोशन घराना, कैबिनेट ने जो है वो मंजूरी दी है कि मोडेलिटीज तय हो रही हैं। जो एक असूली मंजूरी है वो कैबिनेट ने दे दी है कि मोडेलिटीज जो है वो एक आधे दिन के अंदर इंशाल्लाह तय हो जाएंगी, और उसकी डिटेल्स जो है आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान के लिए और पंजाब के अवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुतारिफ करदा रोशन घराना प्रोग्राम के तहत 50 से 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल पर करोड़ों सारिफिन को सोलर सिस्टम दिए जाएंगे।
अब ये एक प्रपोजल है कि सोलर पैनल की लागत का 90% पंजाब हुकूमत अदा करेगी, जबकि 10% सारिफ अदा करेगा। अब करोड़ों सारिफीन को आपने सोलर पैनल्स देने हैं, 90% अदायगी भी पंजाब हुकूमत ने करनी है, तो उसके लिए पंजाब हुकूमत के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? हमारी इतलात के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने अभी जो फंड मख्तस किया वो 10 अरब है, और उसके लिए जो छोटे कंज्यूमर्स हैं, ख़ास तौर पे जो 50 या 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, और उसमें भी 38,000 जो कंज्यूमर्स हैं उनको केटर किया जाएगा। आउट ऑफ 12 लाख यानी 1.2 मिलियन में से 38,000 लोगों को केटर करने का मंसूबा बनाया गया है। अब देखना तो ये भी है ना कि ये जो प्लान किया जा रहा है उससे ये जो छोटा कंज्यूमर है 50 से 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाला, जिसको 500 से 1 किलोवाट तक का सोलर पैनल दिया जाएगा, ये कितने अरसे तक, अगर 5 साल तक इस्तेमाल करता है तो ये सारिफीन तो प्रोटेक्टेड सारिफीन की फहरिस्त से बाहर निकल जाएंगे। यानी इनको जो यूनिट चार्ज हो रहा है, एक यूनिट अगर 7-8 रुपए में चार्ज हो रहा है, तो फिर जब इनको सोलर पैनल दे दिए जाएंगे तो फिर जो वापडा का यूनिट है वो जो रेगुलर बेसिस के ऊपर अगर 27 का यूनिट है नॉन प्रोटेक्टेड के लिए, तो ये भी नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी के अंदर शामिल होंगे। जब सोलर पैनल्स खत्म हो जाएंगे, बैटरीज खत्म हो जाएंगी, काम करना छोड़ देंगी, तो ये तो नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन में ही रहेंगे। तो क्या ये हुकूमत इनके ऊपर एहसान कर रही है, बेहतर कर रही है, या फिर इनको भी नॉन प्रोटेक्टेड का जो प्रोटेक्टेड का कवर था वो प्रोटेक्शन भी छीन रही है? ऐसे बहुत सारे सवालात हैं जिसका जवाब यकीनन कोई एनर्जी एक्सपर्ट ही दे सकते हैं। तो अरशद बासी साहब को हमने जहमत दी है, एनर्जी एक्सपर्ट है, कि वो इन तमाम तर सवालों के ऊपर, इन कंसर्न्स को पर ज़रा क्लैरिफिकेशन दे सके। अस्सलाम वालेकुम अरशद बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये कहिएगा कि हुकूमत ने एक यू टर्न लिया, वफाकी हुकूमत ने, कि 200 यूनिट तक जो प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन है उन पर जो बेस टैरिफ के इजाफे का इतलाक है वो 1 अक्टूबर से होगा, 3 महीने तक का रिलीफ है। तो क्या समझा जाए ये जुज़ वक्ती रिलीफ है जो दिया गया? और अगर ये जुज़ वक्ती भी है तो इससे पहले जो 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को 2 गुना बिल भेजे गए हैं, उनका कोई मुदावा तो करती हुई हुकूमत नजर नहीं आ रही? जी, बहुत शुक्रिया। पहले तो आपके सब सुनने वालों, देखने वालों को सलाम। पहली बात है कि ये बात इस नहज तक पहुंची ही क्यों है कि जब इस मुल्क में 45,000 मेगावाट की कैपेसिटी है, डिमांड हमारी मैक्सिमम 26,000 की, ये बात यहाँ तक क्यों पहुंची है? यहाँ तक मामला आने ही नहीं चाहिए थे कि इतनी महंगी बिजली शायद जापान में है, दूसरा शायद पाकिस्तान में। इतना महंगा किसने किया? क्या आईपीपीज थे, या 2016 में जो पॉलिसी आई थी जिसमें कुछ एनर्जी प्रोजेक्ट लगे थे सीपैक के और फिर एलएनजी के, ये काम उन्होंने खराब किया। यहाँ तक बात आनी नहीं चाहिए थी। अब देखें, ये जो रिलीफ दे रहे हैं, ये जो जुज़ वक्ती आपने बात सही की है, 3 महीने बाद फिर क्या होगा, एक बात। और फिर दूसरी बात ये है कि जितनी भी हमारे यहाँ बिजली की, जिसे कहते हैं ना कंजम्पशन, वो 50% घरेलू सार्फिन की है। अब ये अगर निकल गई नेशनल ग्रिड में से, तो बाकी कौन बचेगा? बाकी बचेगी इंडस्ट्री और कमर्शियल। वहां बिजली का क्या, यूनिट का क्या रेट होगा? वो तो रेट जाएगा वो ऊपर। जब ये रेट उसका ऊपर जाएगा तो फिर कौन बर्दाश्त करेगा वो कैपेसिटी? ये आप उस सूरत में बात करें जब सोलर पैनल्स दे दिए जाएंगे रेजिडेंशियल? ये जब देखें, जब सोलर पैनल हम दे देंगे तो इसका मतलब ये है कि ये 45,000 मेगावाट तो हमारे 200 साल के लिए काफी होगा। इसको कौन लेगा इतनी महंगी बिजली को? या तो हमने 4 महीने पहले कहा था कि इसको अफगानिस्तान को दे दें। असल इशू ये है जो पाकिस्तान में पूरे सुनने वालों के लिए, कि देखें, ना ये नेतन्याहू ने किया है, ना मोदी ने किया है, ये हमारे प्लानिंग कमीशन में और हमारे जो बड़े बड़े पढ़े लिखे मिनिस्टर्स हैं, जिनकी शोहरत दुनिया में है, जो इंजीनियर्स भी हैं, जो बाहर से पढ़े हैं, ये उन लोगों ने अपने हाथों से इंस्टॉल कैपेसिटी इतनी बढ़ाई है कि आगे लेने वाला कोई नहीं है। और फिर जैसे आपने कहा कि सोलर पैनल गवर्नमेंट पंजाब देगी, देखिए मैं भी कनेक्टेड हूँ इसी सेक्टर से। आप यकीन करें कि गांव देहातों में लोग अपने मवेशी बेच के सोलर पैनल ले रहे हैं, लोग कमेटियां डाल के ले रहे हैं, लोग अपना जेवर बेच के लेके जा रहे हैं। और इसलिए हर महीने 9 से 10% बिजली जो नेशनल ग्रिड में थी वो कम से कम वहां से लोग ले रहे। लोगों ने अब देखिए, अब तो मेरे ख्याल में जो बैटरीज आ रही हैं उनकी 15 ईयर्स लाइफ होगी। सोलर सेल जो है उसकी एफिशिएंसी 34% होगी। और मुझे शक है कि ये जो बिजली है नेशनल ग्रिड में से कोई भी नहीं लेगा इसके पैसे, लेकिन फिर भी मुझे आपको देने पड़ेंगे। और मुझे ये अफसोस से कहना पड़ता है कि एक ऐसा मुल्क जो कि दुनिया के 7वें एटॉमिक पावर है, जिसके पास इतने एटॉमिक, देखें बहुत कुछ है, हमें इस पावर सेक्टर ने पूरी दुनिया में
भीख मांगने पे मजबूर। अच्छा यही मेरे अच्छा, साथ वैसे नहीं। वैसे अरशद अब्बासी साहब, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पहलू आपकी इस गुफ्तगू से ही निकला है कि ये जो आईपीपीज हैं, जो महंगे फर्नेस ऑयल के ऊपर बिजली प्रोड्यूस करते हैं, जिनकी वजह से हमारी कोई रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी कभी कामयाब नहीं हो सकी। हमारा एनर्जी मिक्स आप उठा के देख ले तो आपको हैरानी होगी कि अभी तक हम ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज के ऊपर जा क्यों नहीं सके। तो क्या ये हुकूमतों को ये करने देंगे? ये सोलर पैनल जितनी बड़ी तादाद में देने का ये जो मंसूबा बनाया हुआ है, क्या ये आईपीपीज या कोई और जो है ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होने देंगे? देखिए, बात आपने बड़ी जबरदस्त की है, लेकिन बात यह भी है कि जब प्राइम मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक बात कही थी कि हमारे पास दो चैलेंज है, एक पावर सेक्टर और क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का बड़ा गहरा ताल्लुक है ये जो एनर्जी जो आईपीपीज बना रहे हैं, स्पेशली जो गैस जला के, जो कोयले जला के। अगर आप देखें, अभी रिसेंटली एक स्टडी हमने रिलीज की है कि जैसे ये पावर प्लांट आए हैं, पाकिस्तान की कार्बन एमिशन कहाँ से कहाँ चलेगी। और देखिए, यही वो वक्त है, आप तो यूर वेरी यंग, लेकिन मैं बताऊं कि 80s 90s में तकरीबन 70% हमारी हाइड्रो पावर थी। आज भी सस्ती वो है, वो 10 रुपए की थी, आज के रेट में भी 10 रुपए है। ये तो सीपेक के एनर्जी प्रोजेक्ट हमें तकरीबन 78 रुपए पर यूनिट आगे बढ़ेंगे। ये जो एलएनजी जिसके मतलब बड़े बड़े शरीफ साहब जो बात कर रहे हैं, एक शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, जरा जरा मैं आपको फिगर दूं। $9 बिलियन की हम ला चुके हैं एलएनजी। 4 बिलियन के हमारे पास 4 पावर प्लांट है, बेशक बड़े एफिशिएंट है। $2 बिलियन का हम उस पे सरप्लस डेट है। तो जरा उन भले मानस प्राइम मिनिस्टर से पूछे कि ये बताइए हमें इससे क्या मिला, हमें एक सरप्लस डेट मिला। मैं आपको बताता हूँ ना सर कि मैं अगर आप इजाज़त दे तो मैं अर्ज़ करता हूँ कि क्या मिला सर। ये 90 की दहाई का मामला है और वो मेरी नज़र से एक एग्रीमेंट गुजरा है, ख़ास तौर पे एक इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर का, जिसका एग्रीमेंट एक्सटेंड किया गया है अगले 10 साल के लिए। वो एक्सपायर हो रहा था, 2021 में एक्सपायर हुआ और उसको जो है वो 2031 तक की एक्सटेंशन मिल गई है। आप आईपीपी से जान छुड़ाना चाहते हैं कि बड़ी ही कड़ी शराइत व ज़वाबित के ऊपर आपने एग्रीमेंट किए थे उनके साथ, और उन्हीं आईपीपीज़ के कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने पर आप उनको 10-10 साल की एक्सटेंशन दे रहे हैं। तो कुछ तो है जो मिला है ना सर, कुछ तो मिल रहा है जिसकी वजह से। ये जिस स्टडी का आप रेफरेंस कर रहे हैं, ये पीछे ये इसी आजज की है जिसने बताया कि 9 पावर प्लांट जिनके पावर परचेज एग्रीमेंट पूरे भी हो गए थे, लेकिन भला वो एक मुल्क में एक ऑर्गेनाइजेशन का जिसका नाम नेपरा है, जिसका काम ये है कि सार्फिन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना। ये जो बातें आप कर रहे हैं ये उनको करना चाहिए था, जिनके इस्लामाबाद में 10 ऑफिस हैं। कितना बड़ा जुर्म किया उन लोगों ने जिन्होंने इनका 10-10 साल के लिए इनके एग्रीमेंट एक्सटेंड किए। पूरी दुनिया में, इवन इंडिया में भी देखें, पावर प्लांट की लाइफ होती है, वहां पे साफ जिनके 25 साल पूरे हैं उनका जी आप रिटायर्ड हैं, आप रिटायर हैं। देखिए, आप माशाल्लाह गाड़ी चलाते हैं या मोटरसाइकिल है, सब पे इसके इंजन की लाइफ होती है। पावर प्लांट में भी एक लाइफ है जिनकी लाइफ पूरी हो चुकी थी, लेकिन किसी ने ऐसा हमला किया पाकिस्तान की सोवरेनिटी पे कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जब मोदी कह रहा होता है कि हमने इनको घुटने टेकने में मजबूर किया, और जब आवाज़ यहाँ नेपरा से आती है तो सोचता है उसकी आवाज़ कैसे सुपरनाइज हो। तो ये आज से 1.5 माह पहले इसी आजद ने एक स्टडी रिलीज की, क्योंकि मैंने इनको डील किया हुआ इस नेपरा को। लेकिन जो पहले वाली बात है, जिनको रिटायर्ड होना चाहिए, जो 92 की पॉलिसी पे लगे, 94 की पॉलिसी में, यार कितने शर्म और अफसोस की बात है। काश इनके बच्चे, इनके लोग सुनते हो अजीज के कहें जी ये आप लोगों ने क्या किया। लेकिन मैं इसमें एक फिलॉसफी भी बताऊं, मेरे ख्याल में, चूंकि ये खुद अभी जैसे चेयरमैन नेपरा है, क्योंकि इनको वर्ड रिटायरमेंट से एलर्जी है, क्योंकि ये खुद रिटायर्ड होके आए हैं, ये पहले 65 साल लगा के किसी जगह आए हैं, तो फिर मेरे ख्याल में इनको ये होता है कि यार रिटायर हो गए तो मैं भी कुछ। गलत फहमी या फिर हकीकत, ये मुअम्मा अभी हल नहीं हो सका है। अभी ये खबर मीडिया की जीनत बनी हुई है, जिसमें 3 लड़कियों ने मुबैना तौर पर नाजेबा इशारे करने पर पेट्रोल पंप की टक शॉप पर खड़े सेल्समैन को तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर मुकदमा दर्ज करा के उसे गिरफ्तार भी करा दिया। बुनियादी तौर पर 3 लड़कियों ने सेल्समैन पर हिरासानी का इल्ज़ाम लगाया। वाकई की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई, जिसमें देखा जा सकता है कि लड़कियां कॉफ़ी के मग पकड़े टक शॉप के कैश काउंटर पर खड़ी हैं। कम उम्र सेल्समैन कैशियर के साथ काउंटर पर बैठा है। लड़कियां गुस्से में बात करती है, एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स होता है और फिर काउंटर के अंदर की तरफ आ जाती है। ये जैसा सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि लड़की आगे की तरफ बढ़ती है
और सेल्समैन का गिरबान पकड़कर थप्पड़ मारती है। दूसरी लड़कियां सेल्समैन के बाल पकड़कर तशद्दुद शुरू कर देती हैं। लड़कियां तीनों सेल्समैन को बुरी तरह पीटती हैं और इस दौरान एक बुजुर्ग ग्राहक लड़कियों को मना करते हैं तो लड़कियां उन्हें भी खूब सुनाती हैं और फिर थाने चली जाती हैं। दूसरी जानिब लाहौर में टक शॉप पर मुलाजिम पर तशद्दुद के वाक़े पर दुकान पर काम करने वाले लड़के यूसुफ ने लड़कियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की दरख्वास्त दे दी है। यूसुफ ने पुलिस को बयान दिया है कि लड़कियों को देख कमेंट्स नहीं किए, अपने साथी वर्कर के साथ मजाक करके हंस रहा था कि लड़कियों ने हंसने पर हिरासा करने का इल्ज़ाम लगाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। ये मामला यकीनन बड़ा हसास नौइयत का इसलिए भी है कि लड़कियों की हरासमेंट के हवाले से वर्क प्लेस हरासमेंट हो या फिर आम बाज़ार के अंदर गलियों में इस तरह का मामला हो तो यकीनन लॉस तो मौजूद हैं, लेकिन एक्सप्लॉइट करने वाले भी ऐसे हैं जो एक्सप्लॉइट करते हैं मामले को। अब यकीनन इस वाक़े की छान पटक के बाद ही, क्योंकि लाहौर पुलिस का वर्जन ये है कि CCTV फुटेज के अंदर हमने देखा तो लड़के को कसूरवार नहीं पाया और उसको छोड़ दिया। अब लड़के के ऊपर है, दूसरे फरीक पे है कि वो कानूनी चाराजोई करना चाहता है या नहीं करना चाहता। लड़के ने दरख्वास्त दे दी, अब देखना है कि अब लड़का अगर कमज़ोर है तो उसकी इस दरख्वास्त के ऊपर पुलिस कैसे एक्शन लेती है। आज दो इंतहाई अहम केसेस ज़ेर समात रहे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशस्तों का केस ज़ेर समात था। 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच ने इसकी समात की और फैसला महफूज कर लिया गया है। अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट से आएगा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशस्तें दी जाती हैं या मखसूस नशस्तों से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हाथ धो बैठती है। दूसरा अहम केस इद्दत में निकाह का केस था जो एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका की अदालत में ज़ेर समात है और इंपॉर्टेंट बात यह थी कि वहाँ पे खावन मोनिका और उनके वकील इस केस में इल्तवा चाह रहे थे और वो चाह रहे थे कि मुहर्रमुल हराम के बाद इस केस को लगाएं, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शंस आ गई हैं और एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शंस आने के बाद 12 जुलाई तक वो पाबंद है कि इस केस का फैसला सुनाए, यानी इस केस का फैसला भी 12 जुलाई तक आ जाएगा। इस हवाले से आज खावन मोनिका ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो क्या कह रहे थे जरा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। जो केस चल रहे हैं दौरान इद्दत निकाह का और जिसमें मुल्जिम और मुजरिम इमरान न्याजी बुशरा हैं, मैं सिर्फ इस बात पे हूँ कि अगर आपको इतनी जल्दी थी उसकी कौम को वजह तो बता दें कि आपने एक निकाह 1 जनवरी को कर लेते हैं जो कि इद्दत की मुद्दत पूरी होने से पहले है, फिर उसको गलत बयानी करके छुपाया क्यों गया, उसको क्यों ये बताया गया अवाम को कि ये गलत है। उसके बाद फिर दूसरा मौका आ गया जी कि अब इन्होंने एक निकाह और किया 18 फरवरी को, जिसके गवान आपके सामने उन्होंने बताया भी है, मुफ्ती साहब भी हैं। दोबारा क्यों करना पड़ा? कोई चीज गलत हुई है तो दोबारा किया। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।